हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे तुगलक वंश के पतन के कारण। हमने आपको फिरोज शाह तुगलक तक का पढ़ाया, उसके बाद भी उसके उत्तराधिकारियों के बारे में हमने बताया कि वो कैसे थे, और तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में बताया। अब हम अपन जो है ये सारी जो परिस्थितियां है जो बाद में जा कर के तुगलक वंश के पतन के कारण बनी थी। तो हम जो इसके पतन का पहला कारण है तुगलक सुल्तानों के द्वारा दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाना। ऐसा है कि हमने जिस तरह से तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दक्षिण पर विजय अभियान की नीति भी एक अपनाई थी। उत्तरी भारत की विजय नीति के साथ साथ दक्षिण भारत की नीति भी अपनाई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये जो शासन था, तुगलक वंश का जो विस्तार है वो बहुत चरम पर पहुंचा है। मध्यकालीन भारत में केवल मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा शासक था जिसके समय में मतलब भारत का साम्राज्य जो है, तुगलक वंश का साम्राज्य बहुत विस्तार पूर्वक था। कारण क्या है कि उसने बहुत से युद्ध अभियान किए थे। वो जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो सबसे अंतिम सुल्तान है, उसके समय में सिकुड़ करके केवल जो है सिकुड़ करके दिल्ली और उसके आसपास के कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया था। तो ऐसे मतलब कि कहते हैं, एक कहावत है इसके संबंध में कि जगत के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। अब क्या है कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण भारत की जो नीति है वो जो है असफलता का कारण बनी थी। कारण क्या है कि उस जमाने में आज की तरह आवागमन के और के साधन नहीं थे कोई भी, और जो मतलब न ही कोई संचार सुविधा थी। अब कोई भी संदेश पहुंचाना होता था तो घंटों नहीं कई महीनों लग जाते थे। और यातायात के लिए जो आज की तरह मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उसने दक्षिण भारत को जीत तो लिया, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को, लेकिन वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। वो नियंत्रण स्थापित करने से क्या नहीं करने से वो क्या है कि दिल्ली सल्तनत के अधिपत्य से धीरे धीरे मुक्त हो गए और कई जगह विद्रोह भी हुए। हमने देखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह सबसे ज़्यादा हुए हैं, और बहमनी और विजयनगर राज्य की स्थापना भी हुई है। तो इस तरह से क्या है कि ऐसे मतलब कई जगह पर विद्रोह के साथ साथ एक एक बार जो एक एक राज्य जो है वो हाथ से भी निकलते गए। हालांकि कई जगह तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा उनको मतलब विद्रोह को शांत करने की कोशिश की, सफलता भी प्राप्त की, लेकिन इतना नहीं कर सका, और लास्ट में वो क्या है कि मर गया। तो अब क्या है कि इस वजह से भी जो है दिल्ली सल्तनत का शासन जो है, दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का पतन हुआ है। ठीक है। अब जो दूसरा कारण है मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियाँ या जो भी सुधार के किए थे उसने, जैसे कि दोआब में कर बढ़ाए थे, और कितनी सारी राशियाँ जो मतलब वहाँ पर राशि खर्च की थी। वो दीवाने कोही के लिए भी बहुत बड़ी राशि खर्च की थी। कृषि की भूमि जो उसने अनुमानित की थी वो सब मतलब वो बंजर निकली, या जो समय था वो बहुत कम रखा गया था। इस वजह से भूमि पे उत्पादन नहीं किया जा सका। राज्य के अधिकारी और कर्मचारी लोग भी ये खा गए पैसा, मतलब गबन कर दिया। तो ऐसा है कि अकाल भी पड़ गया दोआब में, और कृषकों ने भूमि छोड़ छोड़ के चले गए। तो ये सब चीज़ें जो है विद्रोह तो उसके समय में असंतोष का कारण बनी थी। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन कराया, तांबे के सिक्कों का जो चांदी की जगह पर, वो भी सफल नहीं हो पाए। तो उसके कई सुधार जो थे वो सफल नहीं हो पाए। विद्रोह भी उसके समय में, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ पहला पॉइंट, तो उस विद्रोह से भी उसकी जो है
बहुत सारा धन था वो ख़त्म हो गया, और रिक्त कोष हो गया, कोष भी पूरा रिक्त हो गया। तो ये सारी नीतियाँ भी गलत साबित हुई और तुगलक वंश के पतन के कारण बनी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उस समय उसको बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने फिर भी 37 साल शासन किया, बड़े धैर्य से काम लिया, और बहुत सारा उसने कर भी माफ़ कर दिया था किसानों पे, जो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि थी फिरोज शाह तुगलक की। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, फिरोज तुगलक की दुर्बल प्रशासनिक नीतियाँ। फिरोज तुगलक की ये नीतियाँ थी जो उसके तुगलक वंश के कारण का पतन का कारण बनी थी। सार्वजनिक हित के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, जैसे बाग लगाना, नहरें बनाना, कुएं बावड़ियाँ बनाई उसने अपने समय में, कई शहर बसाए, है न, रोजगार कार्यालय खोला, विवाह के लिए कार्यालय खोले, हॉस्पिटल खोले, सब किए, बहुत अच्छा काम किया उसने। वास्तव में हम मानते हैं कि तो फिरोज तुगलक का ये कार्य बड़ा सराहनीय था, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कुछ जगह पे जो है प्रशासन में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के कारण जो है, भ्रष्टाचार व्याप्त होने से, और सैनिक नीति उसकी बहुत खराब थी। उसने अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य नीति थी उसको पूरी तरह से ताक में रख दिया था। तो इस वजह से भी, और तीसरा जो भी इसके का कारण ये भी था कि वो धार्मिक असहिष्णुता का व्यवहार किया था। हालांकि एक हिंदू माँ का बच्चा था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन फिर भी हिंदुओं के प्रति उसकी नीतियाँ थी वो बड़ी कट्टरपूर्वक थी। इसके अलावा दास प्रथा जो है, दासों का बड़ा शौक था, तो वो भी तुगलक वंश के पतन का कारण बनी थी। तो ये सारी नीतियाँ हैं जो तुगलक वंश के पतन के कारण बनी। अगला जो हम पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, फिरोज के अयोग्य उत्तराधिकारी। इसके बारे में भी मैं अगले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे फिरोज के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे उसकी वजह से भी मतलब यह शासन, तुगलक वंश का शासन जो है आगे जाके सफल नहीं हुआ था, है ना। और क्योंकि जिस तरह से फिरोज शाह चाहता था कि उसका बड़ा बेटा फतेह खां राजा बने, लेकिन फतेह खां नहीं बन सका। कारण क्या, उसकी जल्दी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो जो भी शासक आप आए, जो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आपके अगले वीडियो में, तो इस वजह से भी जो है पतन का कारण बना। अंतिम शासक जो नासिरुद्दीन महमूद शाह था वो बड़ा अयोग्य सिद्ध हुआ था, और वो समस्त उमराव उले जो उमराव थे, दरबारी थे, आमिल थे, इन सब के हाथों की कठपुतली बन गया, और तुगलक वंश जो है गर्त में डूबता गया, और इसमें डूबता गया, और उस वंश का पतन हो गया। अगला जो है पांचवा पॉइंट है, परवर्ती तुगलक अमीरों का स्वार्थी और महत्वाकांक्षी होना। जैसे कि फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों के समय में जिस तरह से उसके उत्तराधिकारी जो है अयोग्य साबित हुए, दुर्बल साबित हुए, तो जब राजा दुर्बल और अयोग्य होता है तो दरबार के अंदर उसके दूसरे जो अधिकारी होते, प्रशासनिक अधिकारी होते, जिसको उस जमाने में दरबारी कहते थे, उलेमा कहते थे, आमिल कहते थे, है ना, और जो भी मतलब सूबेदार होते थे जो अलग अलग प्रांतों में होते थे, वो बड़े स्वार्थी और महत्वाकांक्षी हो गए। और अंत में क्या है कि प्रांतीय सूबेदारों ने भी अपने अपने प्रांतों में दुर्बल शासक को देखते हुए, दिल्ली सल्तनत में दुर्बल शासक को देखते हुए अपने अपने प्रांतों में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और स्वतंत्र होने लगे, और शासक के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचने लगे, और इस तरह से ये तुगलक साम्राज्य का अंत हुआ। अब है तैमूर लंग का भारत आक्रमण। तैमूर लंग जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के कुछ समय के बाद दुर्बल उत्तराधिकारी जो भी थे उसके समय में, यानी कि अंतिम दुर्बल उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये जो है तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था, और उस आक्रमण से भी भारत की कमर टूट गई थी, क्योंकि दिल्ली को पूरी तरह से 15-20 दिनों तक लूटा गया था। दिल्ली के लोगों को भी लूटा था, मारकाट हुई थी ज़बरदस्त। और इसके अलावा यहाँ के अच्छे कलाकार हैं, संगीतज्ञ थे,
वैज्ञानिक थे, है ना, जो भी मतलब साहित्य और कला के, इनको भी अपने साथ पकड़ करके समरकंद ले गया था। और बहुत सारी वास्तुकला की यहाँ की जो इमारतें थी इसने इसको धराशायी किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है तैमूर लंग के आक्रमण के समय में हुई थी। और ये जो है अगला जो उसने अपना सूबेदार जो है खिज्र खां को नियुक्त किया था, जो उस समय जो है खिज्र खां को नियुक्त किया था। और वो बाद में दिल्ली सल्तनत का सल्तनत का शासक बना था। और उसने सैयद वंश की नींव डाली थी। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो पढ़ेंगे दास प्रथा। दास प्रथा अरे सॉरी फिरोज शाह तुगलक को जो है दासों का बड़ा शौक था। हमने देखा है कि लाखों की संख्या में उसके शासनकाल में दास थे। 1,80,000 तो हम देखते हैं कि इतने दास थे। उसका एक अलग विभाग था। और इस विभाग के अंदर जो है उसका विभाग था। और उसका खर्चा जो है वो फिरोज शाह के कोष से जाता था, यानी कि दिल्ली सल्तनत के शाही कोष से जाता था। तो वो भी बहुत बड़ा खर्चा इसके ये वहन करता था। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि दिल्ली के जो महल थे और उसके आसपास के जितने भी जगहें थी वहाँ पर भी उसने 40,000 दासों को नियुक्त किया था। तो जब तक फिरोज शाह था तब तक तो ठीक था। जैसे ही फिरोज शाह मतलब की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय में ये दास बड़े हावी हो गए। और उन्होंने प्रशासन के जो डोर थी वो अपने हाथों में केंद्रित की थी, अन्य दरबारियों की तरह, अन्य लोगों की तरह इन्होंने भी की थी, है ना। तो इस समय ऐसे क्या हुआ कि ये दासों ने फिर है वो अपनी कठपुतली बनाने लगे कि अगला राजा, जैसे दरबारी थे, उलेमा थे, उमराव थे, अमीर थे, उस जमाने के जो सूबेदार थे, इसके साथ साथ ये दास भी मिले हुए थे। और इन्हीं दासों ने जो है इन्हीं दासों ने ऐसी एक भूमिका निभाई थी कि वो भी हस्तक्षेप करने लगे थे प्रशासन में। और अगला सुल्तान कौन है, कौन नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये भी निर्धारित करने में इनका भी योगदान रहा था। और इस तरह से तुगलक वंश जो है उसका पतन होने लगा था। और तुगलक वंश का पतन भी हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने देखा है कि तुगलक वंश का पतन कैसे हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।